हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है रीतिकाल का नामकरण। हमने अपने पिछले वीडियो में इस बात को स्पष्ट रूप से जाना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किया है। संवत 1700 से लेकर 1900 तक का जो समय रहा है वह उन्होंने रीतिकाल नाम से अभिहित किया है। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा विभाग है। इसके नामकरण के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसका नामकरण भिन्न भिन्न किया है। इस तरह से देखा जाए तो रीतिकाल के नामकरण के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि रीतिकाल नाम देने के बाद जो रचनाएं रही हैं उन रचनाओं के आधार पर उसे विभागों में के रूप में किस तरह विभाजित किया गया है। अर्थात जब हम किसी काल विशेष का नामकरण देखते हैं तो ये देखते हैं कि काल विशेष में किस प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता रही है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि उन रचनाओं में प्रसिद्धि किस प्रकार की रचनाओं की रही है। हम अपने विश्लेषण के माध्यम से इस बात को यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जब हम रीतिकाल के नामकरण के विषय में चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम नाम आता है आचार्य रामचंद्र का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर इसे रीतिकाल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल की संज्ञा दी है और डॉक्टर रसाल की बात करते हैं तो उन्होंने इसे कला काल नाम कहकर संबोधित किया है। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम यदि कोई है तो वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया श्रृंगार काल, जिसे कुछ मायनों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया है। किस तरह स्वीकार किया है यह हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहकर अपना तर्क किस प्रकार प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी तर्क की पुष्टि में प्रमाण देते हुए कहा है कि रीतिकाल का प्रतिपाद्य विषय चाहे रस, अलंकार, शब्द शक्ति या नायक नायिका भेद रहा हो, पर उन सब का वर्ण विषय जिस केंद्र भूमि पर टिका हुआ है वह श्रृंगार ही है। सारे रीति काव्य में श्रृंगार की वृत्ति का ही व्यापक वर्णन हमें देखने को मिलता है। वस्तुतः इस युग में नायिका भेद, षड ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन को विस्तार दिया गया है और अलंकार, शब्द शक्ति आदि के उदाहरण भी श्रृंगार पर ही दिए गए हैं। इस तरह से श्रृंगार की बहुलता है व्यापक प्रवृत्तियों के आधार पर, इसीलिए इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में इस युग के कवियों में से किसी ने श्रृंगार वर्णन के लिए अलंकारों की माला बनाई, किसी ने पिंगल का विस्तार किया, किसी ने सीधे नायक नायिका भेद, नक्षिक, षट ऋतु, 12 मासा के बने बनाए साँचे को लिया है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस युग में श्रृंगार की ही प्रमुखता हर क्षेत्र में रही है। भूषण जैसे वीर रस के कवि भी इस प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं रह पाए हैं। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल
ने भी बाद में इसे स्वीकार किया है और उनका कथन था, वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कह सकने वाली भावना जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यक्त की है, वह इस बात को स्पष्ट करती है कि उन्होंने भी यह काल, चाहे वह रस के विचार से ही क्यों न हो, परंतु स्वीकार रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस युग में अलंकरण, रीति, शैली, श्रृंगार तथा कला पक्ष का स्वरूप इतना अधिक उभरा कि इनमें से किसी के भी आधार पर इस युग का नामकरण करना संभव है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी द्वारा चर्चित रीति काल नाम ही सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यदि सर्वाधिक प्रसिद्ध नामकरण के विषय में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको यही उत्तर देना है, क्योंकि वस्तुतः शुक्ल जी ने रीति को एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण माना है और इसी से रीति काल नाम की सार्थकता भी असंदिग्ध रूप से हमें स्वीकार्य है। आपसे पूछ लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने यह नाम क्यों दिया, तो आपको यह उत्तर देना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रीति काल के काव्य की भी 3 धाराएं प्रचलित रही हैं: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा, जिसके विषय में विस्तृत जानकारी हम अपनी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।